ऑलराइट गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आज ये मैं वीडियो लाया हूं आपके लिए। दैट इज के यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 कैसे इजी था। यू मस्ट बी अमेज्ड के सारा शहर, सारा स्टेट, सारा देश ये बात कर रहा है कि इससे ज्यादा टफ एग्जाम तो हमने कभी भी नहीं देखा लाइफ में। एंड इवन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यूपीएससी कोचिंग के, देर ऑल्सो सेइंग यूपीएससी ने तो इस बार क्या ही कर दिया, लोग परेशान हैं, डिमोरलाइज हो चुके हैं बच्चे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बस दिस वीडियो इज ओनली फॉर देम कि डिमोरलाइज मत होइए। इस वीडियो में आई विल शो यू कि कैसे 40 क्वेश्चन स्टिल बहुत इजी पूछे गए बाय यूपीएससी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना तो हमें पता लग गया कि एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, ये एक फैक्ट है। बट हमने उस फैक्ट के बाद एनालिसिस नहीं किया कि क्या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं जैसे पहले पूछे जाते थे। क्या आज भी 35 to 40 क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं जो स्टैटिक में से आते हैं? क्या आज भी पेपर की डिफिकल्टी लेवल व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चंस वो इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल में था? तो आप देखेंगे हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ऐसे थे जो चेंज किए गए थे। वो भी एलिमिनेशन का बहुत ज्यादा शोर डल चुका था, शायद उन्होंने सोचा कि इस बार एलिमिनेशन हटा ही देते हैं। हो सकता है अगले साल भी यही पैटर्न चले, हो सकता है पिछला पैटर्न वापस आ जाए, यू नेवर नो। बट पॉइंट ये है कि जिस बच्चे ने क्लियर करना है उसने तो करना ही है ना। दिस इज कंपिटिटिव एग्जाम, दिस इज नॉट समथिंग कि यूपीएससी ने बोल दिया कि जिसके जी 100 मार्क्स नहीं आएंगे वो सब बाहर हैं और सारा देश निराश हो गया कि हमारे तो 100 आएंगे नहीं, अब हम क्या करें। ये तो कंपिटिटिव एग्जाम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है। इट इज व्हाट इट इज। अगर आपने देख लिया एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गई है यूपीएससी में, तो जितनी नॉलेज आपको ऑलरेडी है आप उसको भी भूल गए और आप पैनिक हो गए एंड ये आपके रिजल्ट पर मैटर करेगी चीज। तो आज की क्लास ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा, यू विल गेट टू नो क्या कि लिटरली कोई इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे जितना हम सोच रहे हैं, या जितना हम नुकसान कराए, या जितना पैनिक में हमने गलत अटेम्प्ट कर दिए। एंड मोर ओवर इवन जिसकी एवरेज और मॉडरेट तैयारी थी ना, ये 35-40 क्वेश्चंस तो वो बच्चा भी शायद अटेम्प्ट कर पाता इजीली, और पेपर तो वो क्लियर करता जिसकी पार एक्सीलेंस तैयारी होती है, तो उनको तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं थी। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो तो अब तो ऑप्शनल अपना तैयार कर रहे होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, रादर देन इस डिबेट में पढ़ना कि यूपीएससी क्या कमीशन है, क्या कर दिया, कोई तारीफ कर रहा है, कोई उनको डीमीन कर रहा है, और करने वाले अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस यही बता रहा हूं, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, मोरल अप रखिए एंड यू विल सी इन दिस वीडियो कि कैसे क्वेश्चंस को आप मैनेज कर सकते थे, कुछ ट्रिक्स के साथ और कुछ नॉलेज के साथ, कुछ बेसिक्स के साथ। तो आगे चलते हैं। How UPSC Prelims 2023 was easy with proof. So before moving further, मैं आपको बैचेस के बारे में बता रहा हूं। That is running for 35,000 only, जिसके नंबर्स बैचेस में एनरोल करने के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहां पर फ्री करियर काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं एंड आप फ्री डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो सी दिस इज 2023 का पेपर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी 2023 के ही हैं। इट इज नॉट दैट कोई और साल का कंबाइन करके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट, नो नॉट एट ऑल। एंड सेट ए ये है, तो यू बेटर वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। जीएस पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज 11th क्वेश्चन। Consider the following statement. India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. Uranium enriched to extent of at least 60% is required for the production of electricity. अब देखो ये दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. We're talking about the two important aspects. India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. So, अगर इसका उल्टा करके देखो स्टेटमेंट का, India, despite having uranium deposit, is not depending upon इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बड़ी वेग स्टेटमेंट हो जाती है इन द सेंस हमें पता है कि आज भी हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा कोल के ऊपर ही है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट। जिस बच्चे ने मॉडरेट तैयारी, एवरेज तैयारी की होगी वो भी इसको बहुत सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, उसको पता है ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट, यूरेनियम एनरिच्ड टू एक्सटेंड ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब 60% अगर एनरिचमेंट यूरेनियम की हो जाए वो तो एटम बॉम्ब की तरफ चलना शुरू हो जाता है। एंड दिस यू नो वेरी वेल। इजराइल का मुद्दा हमेशा न्यूज में रहता है। जब इजराइल के रिलेशंस को मैनेज किया जा रहा था विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे वर ट्राइंग टू गेट ऑन टेबल फॉर दैट। तो अमेरिका बोल रहा था कि ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेगा। सो जो बच्चा तैयार कर रहा है यूपीएससी का एग्जाम, उसको अच्छे से इस चीज की
नॉलेज होती है। उसके अलावा इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील, सो एनरिचमेंट 2-3-4% के आसपास घूमती है। 60% एनरिचमेंट देना बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आप आराम से इस चीज को देखते हैं, यू कुड हैव एनालाइज कि इसमें जो स्टेटमेंट 1 है सिर्फ वही करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, एंड दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। कोई नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थी, जो न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ रहा था वो कर सकता था, बट आपको लगा रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, अब क्या बनेगा। तो कभी भी पैनिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, सी दिस क्वेश्चन, दिस इज एंटायरली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन की थी आपके साथ। उसमें आई हैव टोल्ड यू some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties and bioluminescent properties। तो ये मशरूम्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स हैं। और अगर जो बच्चा सियाना है और जिसने बार बार एग्जाम को समझा है, उसको ये सिर्फ टर्म चाहिए थी, सम 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 सम, बाकी सारी तो चाहिए भी नहीं थी। तो ये ट्रिक से सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, ऑल ऑफ द 4, क्योंकि सम लिख गया। सम इज वेरी मच वेग टर्मिनोलॉजी, जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि सम मशरूम्स जो है वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज में नहीं है, सम मशरूम्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ही नहीं। कैन यू डू दैट? अगर ये ब्लाइंड स्टेटमेंट आप दोगे तो जो पेपर सेटर है वो खुद प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि कल को कोई आपके जैसा बच्चा उठ के बता देगा कि देखो जी इसमें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सो यूजुअली ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं सम 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 वाली, वो सारी ही करेक्ट होती हैं, और ये हमने बहुत बार बात की है अपनी क्लासेस में भी। सो सी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया। ये सब इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे देखते जाना। लो और आ गया सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 18वां क्वेश्चन है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं 3-4 एग्जाम्स के क्वेश्चन इकट्ठे करके ला रहा हूं। 2023 का एग्जाम है और क्वेश्चन नंबर 11, 16 एंड 18। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Some microorganisms can grow in environment with temperature. Even कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, सबसे पहले तो सम आपके लिए सफिशिएंट होता है, जिससे आपका 50% मन बन जाता है कि क्या सही होगा इसका आंसर। वेरी वेल, 2023 का एग्जाम है गाइस, सिर्फ लेकर आया हूं आपके लिए, आपका मोरल बूस्ट हो, निराश मत होइए। 2024 की भी तैयारी होगी, सही तरीके से होगी, और वही बच्चे दोबारा क्रैक करेंगे जो कैलिबर रखते हैं। तो सम microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water. Some microorganisms can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with the pH below 3. So बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने लग जाते हो, बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए घबरा जाते हो। सिंपल बात ये होती है कि जब सम हम देख रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि इट इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें भी हमने यही देखा था, सम में, इसमें भी हम यही देख रहे हैं। 90% ऑफ द केसेस में जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं करेक्ट होती हैं, 90% ऑफ द केसेस में। तो क्या मुश्किल लग रहा था इसमें? 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोस्ट पैंडेमिक कोरोना टाइम्स के बाद रीसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। बहुत सारे बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं। व्हाट डज दैट मीन? What does that mean, guys? Am I audible to you right now? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार दोबारा कंफर्म कर दीजिए। तो मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं, हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, जब भी कोई बच्चा इकोनॉमी पढ़ता है, एंड जब इकोनॉमी पढ़ी जाती है, सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो बच्चा एवरेज तैयारी करके जाता है ना, एवरेज, मैं नहीं कह रहा ब्रिलियंट, क्लियर ब्रिलियंट वाला करेगा। ये सारा जो मैं 35-40 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, सिर्फ एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। अभी ब्रिलियंट की बात करें तो एनीवे वो क्रैक करके जाएगा एग्जाम, चाहे मुश्किल था, एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, फिर भी रिजल्ट तो आएगा, फिर भी बच्चे तो क्रैक करेंगे। अब वो थोड़ी क्रैक कर देंगे जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, नॉन सीरियस से या नालायक थे। क्रैक तो कैलिबर वाला ही बच्चा करेगा। बस अपना कैलिबर वहां जाके खो देना, जस्ट टू सी, पैनिक हो जाना कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, अब मैं क्या करूं, या फिर बाहर देखना क्या माहौल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रजम्पशन बना ला। इस चीज से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब है एग्जाम से, डू इट एनी हाउ। और क्वेश्चंस भी सेम ही है। अब मॉनेटरी पॉलिसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या मुश्किल है क्वेश्चन में, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है ये, हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी तो हमेशा इकोनॉमी में बोल के जाते हैं कि भाई पढ़ के जाना। उसमें से क्वेश्चन है कि पोस्ट पैंडेमिक के टाइम पर सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया गया, क्यों हाइक कर दिया गया? ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। सो मॉनेटरी पॉलिसी का ही पॉइंट था ना, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया, आप क्यों बोल रहे हो कि मुश्किल है?
सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल ठीक बात है। जनरल स्टेटमेंट्स, कुछ भी गलत नहीं था। आई एम एक्सपेक्टिंग जिन्होंने कुछ भी इसके बारे में पढ़ा हो वो आंसर साथ साथ देते जाए। तो सी इसका आंसर क्या करेक्ट था? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। वही चीज हुई, कुछ भी मुश्किल नहीं था अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे हैं 2023 के। अगला देखो 24th क्वेश्चन। सो 22nd क्वेश्चन था, ये 24th क्वेश्चन। आई होप इट इज विजिबल टू यू। Which one of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be part of sterilizations? Again, मॉनेटरी पॉलिसी में से ही दो क्वेश्चन आए हैं। कहीं और से क्वेश्चन भी नहीं डाला उसने, ऐसा भी नहीं किया उसने कि कहीं और चला जाए इकोनॉमी में। इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी दो क्वेश्चन, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन हमें अच्छे से पता है और उसको क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हैं उसको। एंड वी न्यू दिस। जब हमें ये बात का पता था फिर हमने क्यों बोला कि नहीं जी पेपर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चल रहा था। इकोनॉमी के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि इजी हैं, आगे और भी देखते जाइएगा आप। अगेन उसी में से फिर आया। तो प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, प्रॉब्लम कंटेंट में जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, जो ट्राई किया जाता है एक नैरेटिव चला के कि यूपीएससी इज सो टफ, इट इज नॉट एबल एक आम बंदे के लिए कि वो क्रैक कर जाए एग्जाम को। अभी तो सिर्फ मॉडरेट बच्चे की बात हो रही है जिसकी तैयारी बहुत मॉडरेट लेवल की है। ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगेन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन आया। अब आगे देखो, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? सो आपने सिर्फ इंटेंजिबल वर्ड को ढूंढना था, मिल गया इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या? जिसको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल क्या? जिसको हम टच कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ब्रांड को टच कर सकते हो, हाउ डू यू टच द ब्रांड? सपोज करो टॉमी हिलफिगर, उसको टच कैसे करोगे भाई? उसकी तो गुडविल है ना जो मार्केट में। सो वी न्यू दिस इज इंटेंजिबल। इन्वेंटरी एक ऐसी चीज है जो टच हो सकती है। सो जर्नल कॉमन सेंस के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कॉमन सेंस, इन्वेंटरी दैट मींस गुड्स जो आपके पास बचे हैं या आपके पास कोई स्टॉक बचा है, दैट इज इन्वेंटरी। उसको टच कर सकते हो, गुड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टच कर सकते हो। अब मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होते हैं, उसको टच थोड़ी कर सकते हो। You have created that out of your research. Similarly, mailing list of client, इसको कैसे टच करोगे? कंप्यूटर खोल के मेल को उसको टच कर दोगे, क्या करोगे? So बहुत कॉमन सेंस था कि इसमें से सिर्फ इन्वेंट्री नहीं था, बाकी तीन थे। So only 3 was the right answer. अगेन इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, सब मैं आपको 2023 से ही क्वेश्चंस लाकर दे रहा हूं जो इस बार पेपर में आए हैं। 31st क्वेश्चन, इन ए सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, YouTube के ऊपर एक नहीं दो वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा क्लास में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। क्या होता है ड्यू प्रोसेस? यही बात खत्म हो जाती है जब हम बोलते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस कब बनता है? जब उसमें रीजनेबिलिटी, फेयरनेस एंड वो लॉ जस्ट हो जाता है। इट एनकम्पासेस रीजनेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, तब वो ड्यू बन जाता है। तो यहां क्या दिया हुआ था? फेयर एप्लीकेशन ही तो दी हुई थी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ही तो दिया हुआ था। तो ये भी अगेन बेसिक है। किसको नहीं पता मेनका गांधी केस के बारे में? कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जिसने मेनका गांधी केस बिना किए पेपर देने चला गया? मॉडरेट एस्पिरेंट विल प्रिपेयर। जो बहुत तरीके की सिरे की तैयारी करके जाता है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो एनीवे क्लियर करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, उसको पता मैंने करना था, मैं कराया। 33rd क्वेश्चन, which one of the following statement best reflects chief purpose of the constitution of a country? इसमें फिर भी अभी भी आंसर की के रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि कई कह रहे हैं कि इट शुड बी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एनीवे वी विल सी यूपीएससी क्या कहती है। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा मैं एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करता हूं क्लास में, दैट पॉलिटी के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपको कंसेप्चुअल, कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, फ्रीडम का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है। तो बेसिक क्वेश्चंस, तो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लास की शुरुआत ही इन चीजों से होती है यार। जब हम क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं शुरुआत ही इन चीजों से होती है। अगेन दिस वाज आल्सो द इजी क्वेश्चन, हम इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे। 34 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज इसके बारे में बताता हूं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि कौन सी की गई थी,
जो कि किस पर्पस से बनाई गई थी कि फंडामेंटल राइट्स की जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को हम क्या कर दे, रोक दे। इसका ये पर्पस था। अब राइट आंसर है इसका फर्स्ट अमेंडमेंट। आप बोलोगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैं बोलूंगा सारा प्रीवियस ईयर से आया। चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के क्वेश्चन देख लो, चाहे आप उसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे इंस्पायर्ड है प्रीवियस ईयर से। अब आप बोलोगे सर कैसे, अब जाके देख लेना, क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, उसमें क्या था कि जी ड्यूरिंग 9th शेड्यूल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आई मीन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 9th शेड्यूल, नॉट द फर्स्ट। 9th शेड्यूल के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। सो 9th शेड्यूल कब आया, फर्स्ट अमेंडमेंट से आया। सो फर्स्ट अमेंडमेंट वाज देयर इन प्रीवियस ईयर और नॉट, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द राइट आंसर। ठीक है, सो इट वाज देयर, इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। फिर प्रीवियस ईयर में 9th शेड्यूल के बारे में पूछा गया कि 9th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से। अब फर्स्ट अमेंडमेंट ने और क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को कटेल करने की कोशिश की थी कि जुडिशरी उसके बारे में इंटरवीन ना करे, उसमें इंटरफेयर ना करे, एंड इसका आंसर भी फर्स्ट अमेंडमेंट था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जिसने पढ़ी थी अच्छे तरीके से उसके लिए अच्छा था क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। आगे देखते हैं और क्वेश्चन सी, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज इन इंडिया। 4 बॉडीज दी गई हैं और पूछा गया इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। अब इसमें जिसने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत तो सारे पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत का सिर्फ जिसने इंडेक्स वाला पोर्शन देखा होगा ना, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लिस्ट ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सुपरफिशियली आया कि कौन सी फैक्चुअल, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन ये भी नहीं बोला कि इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर कमेटी है, क्या है क्या नहीं है। खुद सोचो पॉलिटी का क्वेश्चन को, इसको इजी बोलोगे कि डिफिकल्ट बोलोगे, सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, विल यू कॉल दिस क्वेश्चन एज इजी और डिफिकल्ट। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिसहार्टन मत होइए, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स अगर आप देख लेते तो आपको वहां नजर आना था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, वो भी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट से आया, दैट वाज इन न्यूज अगेन। सो 35th क्वेश्चन, आगे चलते हैं, डोंट वरी। सो इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन नहीं करके जाता इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, बताइए। जब आप एग्जेक्टिव पढ़ते हो, एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके इलेक्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द वे या बहुत टफ था। तो आप बोलोगे कि सर आप सिर्फ पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हो, बाकी नहीं लेके। मैं तो इकोनॉमी का भी दिखाया आपको क्वेश्चन, इसके अलावा हिस्ट्री का भी दिखाऊंगा आपको, मैप्स में ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी बताऊंगा आपको। चलते जाओ आगे। फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, पार्लियामेंट इज सो इंपॉर्टेंट, और मैंने हमेशा से आपको फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल तीनों में बताया। मैंने भी बताया जब बजट की पैसेज होती है उसमें क्या क्या 6 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमने देखा था फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल इज अमंग्स देम। सबसे एंड में फाइनेंस बिल हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सीरियस एस्पिरेंट या किसी के साथ भी वो एनरोल्ड हो उसको ये चीज ना बताएगी हो, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अगर फिर भी आप नहीं कर पाए तो वो आपकी तैयारी का कसूर था, किसी का कसूर नहीं था। हम बात कर रहे हैं क्या यूपीएससी सच में इतनी टफ थी कि सभी परेशान हो गए? तो हम तो ये देख पा रहे हैं कि 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली मैनेजेबल थे, एंड अगर आप 35 क्वेश्चंस भी कर लेते हो सही से तो 70 मार्क्स आ जाते हैं जी आपके, 70 मार्क्स। तो इस बार कट ऑफ कितनी प्रेडिक्ट की जा रही है? कोई 80 कह रहा है, कोई 75 कर रहा है, कोई 85 कर रहा है। तो कितना की गैप रह गया था आपका जो आपने इतना सोच लिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, या अब हम क्या करें, या हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारे साथ ही ऐसा काम होना था। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू with reference to scheduled areas in India. Consider the following statement. Scheduled areas, हमें पता है शेड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। आज ही मैंने क्लास में डिस्कशन की थी कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर जब आप करते हो पॉलिटी को तो उसमें आप प्रेएम्बल, पार्ट्स, सोर्सेज एंड शेड्यूल्स, तो शेड्यूल्स में आपको शेड्यूल 5 पता होना चाहिए, शेड्यूल 6 पता होना चाहिए, और उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन डिक्लेयर करता है शेड्यूल्ड एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया। तो इसके रिगार्डिंग भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो थ्रू ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के बारे में भी हमने देखा था। तो अगेन दिस वाज आल्सो द बेसिक क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट वन। अगेन नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4). सो हमें पता है
आर्टिकल 16 क्या बात कर रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। अब उसमें हमने ये भी देखा कि 16 के आगे फिर जो बात होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, तो वो रिजर्वेशन की रिगार्डिंग बात हो रही होगी। तो इजी इट वाज। प्लस इन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट यहां पर देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो कैच होते हैं ना, ये प्रैक्टिस से आते हैं। जब आपको पता लगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी डेफिनेशन देता है, यहां बंदा फंसता है। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से चीजें समझ आती है कि यूपीएससी ऐसे ट्रिक्स खेलती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स में गलत ही होती है स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट लो, अब आपका हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। आई नो सुमित सर ने आपको क्लासेस में इसके बारे में बहुत बार बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज नॉट बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा कि जो आउट ऑफ द वे आया हो। वेरी बेसिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। कर पा रहे हो ये क्वेश्चंस, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो गुड, नहीं कर पा रहे हो देन यू शुड से दिस कि सर नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं समझ आ रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये टफ है, ओके, सो अगेन 2 वाज द करेक्ट आंसर, ओनली 2, क्योंकि बाकी दो स्टेटमेंट ठीक थी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप है वो लेटर ऑन बुद्धिज्म ने इवॉल्व हुआ था, लेकिन उससे पहले वो चल रहा था। अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, हमेशा बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज सो इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इसके बारे में कि नहीं करते? कहीं से भी देख लेना, कुछ भी देख लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम गोज हियर आल्सो। सेम जैनिज्म पर एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन था कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स एंड रनिंग वाटर। सोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये ऐसी जो सोच है, ऐसी आइडियोलॉजी है, वो कौन से रिलीजन की? तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया गाइस। तो क्या ही मुश्किल था, क्या आप ये कर नहीं सकते थे? जितने भी मैं क्वेश्चन अभी तक आपको दिखाए सब इजी थे। मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल वाला कोई नहीं था। चलो कुछ एक आधा क्वेश्चन मॉडरेशन में हो सकता है, बट डिफिकल्ट तो ऑफ कोर्स नहीं थे। तो जैनिज्म, अगर आप जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं पढ़ के जा रहे हो तो एनीवे आपने नहीं क्रैक कर पाना एग्जाम। और अगर आप सीरियस हो तो आप एनीवे करके जाओगे। सी दिस, who amongst the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to the Portuguese? Factual question, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी अगर आपने मिडिवल पढ़ी है। अब ये देख लो, सारे देश को पता है जी, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारे देश को पता है। और ये भी पता कौन से एक्ट से आता, चार्टर एक्ट 1833। तो यू मे राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन कि कौन था गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या डिफिकल्ट था? सो इजी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। इवन मॉडरेट तैयारी जिसने की है ना, वो भी इसको सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन को। आ रही है बात समझ के? नहीं आ रही है? हाँ, दैट्स राइट, विलियम बेंटिक। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? आगे देखो क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम्स। वी नो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसको हमें पढ़ के जाना होता है एग्जाम में। टू योर सरप्राइज, बिल्कुल ठीक बात थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो गवर्नमेंट स्कीम से बात है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा गया, नेशनल हेल्थ मिशन के रिगार्डिंग ये रिलेटेड थी, पुरानी थी स्कीम, ये भी बात ठीक है। बट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स बहुत साफ साफ दिया गया था, ये गलत था। बाकी सारे इसमें आपके सही जाने थे, सिर्फ बारिंग दिस फोर्थ वन। तो अगर आपने ये स्कीम पढ़ी होती तो आप इसका जवाब दे सकते थे। सिमिलरली एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, ये भी अगेन स्कीम के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था, तो टफ नहीं था गाइस इसमें। नेक्स्ट लो, ये भी ट्रिक्स से सॉल्व हो रहा है आपका। ट्रिक्स के भी मैं क्वेश्चन साथ साथ करवा रहा हूं। इवन मेरे ख्याल से यूपीएससी के प्रीलिम्स जीएस के एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था विच वाज बेस्ड ऑन द ट्रिक्स। अगर आपने वही सेशन लगाया होता ना तो इस एग्जाम में आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं 5 भी लेके चलूं कंजर्वेटिव, 4 भी लेके चलूं, तब भी 8 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है जी। 8 मार्क्स की जंप मिलना ऐसे एग्जाम में। अब ये देख लो, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। सो कार्बन फाइबर्स ना यूज हो ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स में, हाउ कैन यू कंसीडर दैट? एंड दैट यू कैन ब्लाइंडली से नहीं, वो हो ही नहीं सकते यूज। दूसरी स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो ट्रिक्स के साथ आपके 90% ऑफ द टाइम सॉल्व होती हैं। 90% ऑफ द टाइम्स आप उसको सही कर सकते हो अटेम्प्ट, अगर आपको टेक्निक्स आती हैं इसकी। तो ओनली वन, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। नो है, दे कैन बी। व्हाई दे कैन नॉट बी? दे कैन बी।
कल को कोई ऐसी टेक्निक है कि वो कर पाए यूज या अभी भी हो रही हो, तो आप इसको पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, हमेशा अपना दिमाग खोल के रखा करिएगा। अब देखो ये भी ट्रिक से है, एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, वो टेक्नोलॉजी क्या है कि डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। एक्सेलोमीटर के ऊपर बात हो रही है, एक्सेलोमीटर के बारे में। एक्सेलरोमीटर क्या कह रहा है कि अगर कार की कोलिजन हो जाती है, वो एक्सेलरोमीटर ही है जो बताता है कि अब हमें एयरबैग खोलने पड़ेंगे। दूसरी बात हो रही है कि अगर आपका लैपटॉप गिर जाए तो उसकी हार्ड ड्राइव टर्न ऑफ कर देना, ये भी एक्सेलरोमीटर ही हमें बता रहा है। तीसरी चीज, जब आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में जाते हो अपने फोन में, तब भी वो एक्सेलरोमीटर ही होता है जो हमें बताता है कि ऐसे जाना। सो एक टेक्नोलॉजी है, उसके यूजेज की बात बताई जा रही है। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर होता है। सो फर्क कितना है, 1 2 ओनली 1 या 2 and 3 की बजाय उन्होंने क्या दे दिया कि ऑल ऑफ द 3, या 2 इसमें सही है या 1 सही है, ऐसी स्टेटमेंट्स थी। तो घबराने वाली बात तो इतनी नहीं थी। मैं तो फिर यही बोलूंगा कि सिर्फ एक बैठ के एनालिसिस करना चाहिए था आपको, क्योंकि फिर बोल रहा हूं एनीवे कोई ना कोई तो क्रैक करेगा। तो आप उनमें से मत बनिए जो डिमोटिवेट हो जाएं, या फिर जो शोर मचाए इस बात पे, या जो चर्चा में अपने टाइम खराब करें एक एक 1.5 2 घंटे के, यार ये क्या बात बनती है, ऐसे कैसे टैलेंट्स लोगे। वो जैसे मर्जी टैलेंट ने यार, आप अपना काम करो, गो एंड प्रिपेयर योर क्लास, गो एंड प्रिपेयर योर कंटेंट, दैट्स इट। तो अगेन इसमें ऑल ऑफ द अबव वुड हैव बीन द राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गाइस? आगे देखो, अब ये देखो कितना बेसिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के ऊपर वो क्वेश्चन आया था, स्टैटिक क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें समझ आएगी आपको ये चीज। साइंस एंड टेक पढ़ते हो, साइंस एंड टेक में आप डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात करते हो, उल्टा दिया हुआ था। डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था, अग्नि 5 के ऊपर था, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर था, क्रूज मिसाइल के ऊपर था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर था। अगेन दिस इज आल्सो बेसिक। अगर आपने पढ़ी है साइंस एंड टेक में, आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। अब हाइड्रोजन के ऊपर था ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन ही बोल रहे हैं वो, दैट मीन इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। अब देखते क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन, इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज्ड। बट ये कैन बी हमारे लिए बहुत है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। कैन बी शोज द पॉसिबिलिटी, कैन बी शोज द पॉसिबिलिटी, मे बी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो कैन बी वाले क्वेश्चंस में आप ब्लाइंडली जाके उसको बता सकते हो कि भाई ये सारे ठीक थे। लो ये भी ट्रिक से हो गया। ट्रिक से देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कल को अगर ट्रिक से एलिमिनेट हो जाए कांट से, बट अगर वो एलिमिनेट हो जाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा जो आपको वो कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए हेल्प करेगा। बस एक राइट माइंडसेट होता है जो आपको वहां तक लेके जाता है गाइस। देख रहे हो बन रहा है आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल कि नहीं बन रहा है? बस इतनी बात मैं जानना चाह रहा हूं जिस काम के लिए मैं आया था। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कैन बी। सो हमें ग्रीन हाइड्रोजन से भी मतलब नहीं है, हमें तो कैन बी ने बता दिया था कि ये सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 90% ऑफ द केसेस में, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, 90% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है गाइस। ये नहीं है कि आप बोलोगे सर मैंने ऐसा किया था वो गलत हो गया मेरा। तो आई एम नॉट सेइंग 100%। सो यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं? आपको पता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। मैप्स आपको पता है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उसके बावजूद आप मैप्स ना करके जाओ तो फिर यूपीएससी डिफिकल्ट हुई कि आप डम्ब हुए? इस बात का जवाब दे दो। सो यूक्रेन के आसपास कौन से शेयर करती हैं कंट्रीज बॉर्डर? दिस वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन जो गेस किया जा सकता था। कहां से गेस किया जा सकता? करंट अफेयर से गेस किया जा सकता था। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में लेयर से क्वेश्चन आया, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और क्या बोला जा रहा है? इंफ्रारेड वेव्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ठीक बात है, जिसको ये स्टेटमेंट्स पता थी वो ये कर सकता था। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस चीज से आप गुजरोगे ही गुजरोगे। अब आप बोलोगे हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी ज्योग्राफी की, तो मैं बोलूंगा ठीक है घर बैठ जाओ, मत करो, मत आओ, अटेम्प्ट भी क्यों खराब कर रहे हो अपना, पढ़ा रहने दो। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब ये देखो, द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्लास में हर क्लास में बात होती होगी। मैं तो ये मानता हूं कि जहां बारिश ज्यादा पड़ रही है वहां टॉप सॉइल तो वॉश भी हो जाती है, वहां इरोजन की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है, तो वहां न्यूट्रिएंट्स में रिच वो हो ही नहीं सकती क्योंकि बारिश इसको ले जाती है।
बारिश टॉप सॉइल को ले जाती है. सो दिस स्टेटमेंट, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट इज इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. जब आपको पता लग गया दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको सेकंड पता थी या नहीं पता थी, डजंट मैटर. क्यों? देखो ध्यान से समझना इस चीज को. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ये तो इनकरेक्ट है तो ये एलिमिनेट हो गया. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. एक ये तो इनकरेक्ट हमें पता लगी, ये एलिमिनेट होगी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी एलिमिनेट होगी. तो बचा क्या? डी बचा आपके पास. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाले ही सारे थे, इनकरेक्ट वाले थे ही नहीं. Are you getting things? Again, earthquake के ऊपर क्वेश्चन. मैंने तो इस क्वेश्चन के बारे में क्लास में आपको बकायदा यहां प्रेजेंट किया था एक ड्रामा करके कि स्विंग मोशन क्या होता है. अगर किसी को याद है तो अपना हाथ भी खड़ा कर सकते हो. टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, स्विंग मोशन क्या होता है वेव्स का, हमने इसके बारे में अच्छे से क्लास में डिस्कशन की थी. उसी के ऊपर क्वेश्चन था. तो तब क्या मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि हम सारा कुछ करवा रहे हैं. मैं ये बोल रहा हूं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन से निकलते हो तो ये चीजें तो पढ़ के जाते हो. इट वाज मैनेजेबल. स्टेटमेंट देखो ना कितनी थी, कितनी इजी स्टेटमेंट थी. तो फिर क्यों सोचना कि नहीं बहुत मुश्किल था एग्जाम. तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट हो गया, ठीक है थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट एक चीज के बारे में ये भी तो समझो ना कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं. किसी ने बैठ के एनालिसिस किया इस चीज के बारे में? तो विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग. अगेन ट्रिक्स क्या कर रहा है, नन ऑफ देम यूजेस सी पावर. इतना ज्यादा थर्मल पावर हमारे यहां प्रोड्यूस होती है और उसमें बोला जा रहा है कोई भी सी वाटर को नहीं यूज करता. None of them is set up in the water stress district. कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में सेटअप ही नहीं हुआ. अब छोटी सी बात है, कभी पहले जरूरी थोड़ी है कि अभी वाटर शुरू से ही वाटर स्ट्रेस रहा होगा. कभी पहले उसने कोई क्रिएट कर दिया गया, अब चाहे आगे जाके वाटर स्ट्रेस हो जाए. फिर एक्चुअली ये बात हो रही थी एक ही कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की, जो कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन्ड है, अडानी द्वारा ओन्ड है. सो इसके बारे में ये चर्चा हो रही थी तो आया था. नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. इट इज प्राइवेटली ओन्ड. सो ये जो है ना व्हिच यूजेस सी वाटर एंड व्हिच इज इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज प्राइवेटली ओन्ड ओनली. ओके, ऑफ अडानीज. एनीवेज बात ये थी, एक्सट्रीमिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, नन 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 नन, तो नन ही हमने कर दिया. चलो चौका 1 2 3 4. ओके, आगे देखो. Spreading finely grounded basalt rocks on farmland extensively. पूछा क्या जा रहा है, how many of the above activities are often considered discussed for carbon capture and sequestration. Environment में आप पढ़ते हो carbon capture and sequestration को, और ये भी सारे बेसिक थे. एंड अगर बेसिक आपको नहीं भी लग रहे थे तब भी आपका गैस फक लगना था कॉमन सेंस के साथ इस क्वेश्चन में. फिर भी आपको मॉडरेट लग रहा है तब भी मत कंसिडर करो. देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस. इंडियाज पब्लिक हेल्थ, देखो बेसिक, कोई भी इतनी आपको इंफॉर्मेशन कहीं कोई टेक्स्ट में नहीं मिलती है, कोई किताबों में नहीं मिलती है. India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो लार्जली फोकस करता है क्योर करने में रादर देन प्रिवेंट करने में. सो जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, इंद्रधनुष स्कीम के बारे में आपको पता है फ्री वैक्सीनेशन की जाती हैं जो कि प्रिवेंट करने की कोशिश है कि बीमारियां हो ही ना. तो फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो उल्टा कर दो कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली नहीं फोकस करता क्योर करने में. डज दैट मेक सेंस? हमारा तो सिस्टम ही क्यूरेटिव केयर है. चाहे आप आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में ले लो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल के बारे में कर दो, दे आर फोकसिंग टू क्योर रादर देन प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट ही कर देना चीज को. समझ पा रहे हो? सो अगेन बेसिक था ये भी क्वेश्चन, सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व होना था आपका. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health service. तो अगर states are responsible, तभी तो दिल्ली में शोर मचाया जाता है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट द्वारा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक्स लाके हमने रेवोल्यूशन लाए हेल्थ केयर में. इसलिए पंजाब के जब इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे. पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और दूसरी बात, यहां डिसेंट्रलाइज जब लिखी दिया, डिसेंट्रलाइज अप्रोच, अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच, डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट्स के पास ही हेल्थ है. सो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. So this is how it should have been attempted.
अब ये देखिए कौन सी कंट्री सिविल स्ट्राइक से सफर कर रही है। मैं नहीं कहता जो अभी तैयारी कर रहे हो, जो 10 साल पहले तैयारी कर रहे थे ना उनको भी पता है सोमालिया का क्या हाल है, जो 20 साल पहले तैयारी कर रहे थे ना उनको भी पता है सोमालिया का क्या हाल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या चलता है, दे ऑल नो। तो बेसिक क्वेश्चन था, अगेन प्रीवियस ईयर भी करके जाते हैं ना तब भी आपको ये चीज मिल जानी थी, फैक्ट मिल जाना था। तो सब बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, सब इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं जो बेसिक नहीं है, कुछ ट्रिक्स के साथ सॉल्व हो रहे हैं, एंड ऐसे टोटल 40 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर नगोया प्रोटोकॉल के बारे में आ रहा है। अब आप किगाली एग्रीमेंट नहीं पढ़ोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पढ़ोगे, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पढ़ोगे, अर्थ समिट के बारे में नहीं पढ़ोगे, एनवायरमेंट करोगे, अगर ये चीजें इग्नोर करके जा रहे हो तो फिर उसके बाद आगे बोलना कि नहीं बहुत मुश्किल पेपर आया था, तो फिर आप सिर्फ अफवाहें फैला रहे हो। पेपर मुश्किल इस सेंस में था कि उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल था। पैटर्न की अगर हम बात करें कि स्टैटिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, they were all same जैसे पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली स्टैटिक में से पूछा गया है। उसके अलावा ट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी एज इट इज ही वहां खड़े थे। वो फर्क इतना था, ये जो ऑप्शन है ना ये बदल दिए गए थे, ये यहां फर्क आया था यूपीएससी में। तो अगेन ये नगोया प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था, अगर आप पढ़ के गए थे प्रोटोकॉल को तो आप कर पाओगे। रामसर साइट क्यों इग्नोर करोगे आप बताओ, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को क्यों इग्नोर करोगे, अर्थ समिट को क्यों इग्नोर करके जाओगे, यू कैन नॉट डू दैट। अब 7 अगस्त से डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। चलो मैं मानता हूं आपको ये नहीं पता था कि 7 अगस्त से डिक्लेयर्ड एज द हैंडलूम डे। इट वाज 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। सो इतना तो पता ना स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, तो आपको पता लग जाता है यार सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation. We don't know, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. ये तो एलिमिनेट हो जाता ना। तो अगेन इसको भी आप बहुत स्मार्टली गेस कर सकते थे कि हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या जा रही हैं, करेक्ट जा रही है, क्योंकि 7 अगस्त हैंडलूम डे है और दिस इज द रीजन। ये देखिए अगेन ग्रीन हाइड्रोजन पर 2 क्वेश्चन आए हैं। फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, क्या बोल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। छोड़ो सारी बातें छोड़ दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप पेपर क्लियर करोगे। आप में से 2 बच्चे पेपर क्लियर करेंगे लेट्स से, तो जो 2 बच्चे पेपर क्लियर करेंगे मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूं कि ये 2 बच्चे कभी भी पेपर क्लियर नहीं करेंगे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, एक्सपेक्टेशन को क्या जो मर्जी रख लो। कितना वेग था यार। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो खरी उतरे ना उतरे बात की बात है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑल 3 को कर सकते हैं, एक्सपेक्ट के नहीं कर सकते हैं। अगेन ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको पैनिक से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका माइंडसेट एक फेलियर से या नॉन डूअर से डूअर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हां हम और मेहनत करेंगे, नो प्रॉब्लम, हम और इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम करने वालों में से हैं। G20 was in news, G20 क्यों नहीं पढ़ के जाओगे, करके ही जाओगे G20 when it was in news। फिर कहां आपको दिक्कत आई और कौन से पेपर में आपको प्रॉब्लम आई, मैं ये जानना चाहता हूं। तो आई होप आपको समझ आया, कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट मिली कि नहीं मिली अब आपको, सो यू कैन लेट मी नो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है। सो अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस वर देयर, 35 टू 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको बताया उसमें से अगर 35 भी मान के चलें कि आप 35 कर जाओगे तो 70 के नजदीक तो आप ऑलरेडी पहुंच जाते हो। और आप कौन हो जिसकी एवरेज तैयारी है, मॉडरेट तैयारी है, एक्सीलेंट तैयारी वाले नहीं मैं बोल रहा। एक्सीलेंट वाले तैयारी तो फिर कब की कट ऑफ क्लियर करके चलेगी, वो मेंस तैयार कर रहे होंगे, अपने ऑप्शनल को लगे होंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने। तो हमेशा अपना माइंडसेट विनर्स वाला रखा करो, लूजर्स वाला मत रखा करो। ऑलराइट, सी यू गाइस, दिस वाज अबाउट द एग्जाम जो 2023 में आया। क्या एनालिसिस था उसका, कितने क्वेश्चन इजी थे कितने नहीं थे, हमने उसके बारे में बात की। उसके अलावा ये बैच के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऑनलाइन बैच इज ओनली फॉर 35,000, जिसके नंबर्स पे आप कॉल करोगे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, यू विल गेट दैट। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।